नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री, इसको लेकर सवाल उठते रहते हैं, मगर आज आपको बताएंगे कौन सा गुट है जेडीयू में जो नहीं चाहता कि निशांत कुमार की एंट्री हो राजनीति में, वो जेडीयू से जुड़ें। इसके अलावा आपको बताएंगे कि अगर निशांत कुमार आते हैं, आ ही गए हैं एक तरीके से, तो उनकी भूमिका क्या रहने वाली है पार्टी में, राजनीति में, आने वाले चुनाव को लेकर। इसके अलावा होली के दरमियान मुंगेर में जिस तरीके से एक एएसआई की हत्या हुई संतोष कुमार सिंह की, और तमाम जगह लोगों की जान गई, इसको लेकर विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। इसको लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही बिहार में, इस पर चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी। नमस्कार, मैं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं राग बिहारी। पंकज जी, निशांत कुमार एक बिल्कुल चर्चा वाला टॉपिक रहता है, लगातार चल रहा है कि भाई जेडीयू में कब ऑफिशियली आएंगे, क्या भूमिका रहेगी। इस बीच चर्चा ये भी है कि ये पोस्टर आते हैं कि जो तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं कि निशांत कुमार को लाना चाहिए, लाए, पर विरोध भी हो रहा है। तो इस साथ देने वाले कौन हैं, और ज़्यादा लोग मुझे लगता है जानना चाहेंगे विरोध करने वाले कौन है निशांत कुमार की एंट्री को लेकर। देखिए, आपको एक बात बताएं कि निशांत कुमार की एंट्री को लेकर के खुल करके कौन विरोध कर सकता है? ये पार्टी ही नीतीश कुमार की है, ये तो सच बात है ना। पार्टी नीतीश कुमार द्वारा खड़ी की गई है, और दरअसल नीतीश कुमार का जो स्टाइल है, आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि नीतीश कुमार राजनीति के इस तरह के खिलाड़ी हैं कि वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, पहले पूरी तरीके से मांग उठवाएंगे, उनके समर्थक मांग करेंगे, जनता मांग करेगी, लोग मांग करेंगे, पोस्टर्स लगाए जाएंगे, और फिर नीतीश कुमार कहेंगे कि अरे हम तो चाहते नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि भाई जब जनता मांग करने लगी, समर्थक मांग करने लगे, पार्टी के कैडर मांग करने लगे, इसलिए हमें ऐसा मानना पड़ा। अब बताइए, ऐसा कोई होली आपको याद है जिसमें आपने इस तरीके से देखा हो कि नीतीश कुमार अपने बेटे के साथ बाहर आए हों और उनके बेटे जेडीयू के तमाम बड़े नेताओं के साथ होली खेल रहे हों? तो नीतीश कुमार के द्वारा भी एक पहला इंडिकेशन तो दे दिया गया है कि निशांत पार्टी में आने को तैयार है। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये अंदर की बात है। सदन जब चल रहा होता है तो कई बार सदन के नेता, जो कि मुख्यमंत्री होते हैं, सदन के नेता स्पीकर रूम में बैठते हैं, और स्पीकर रूम में जब नीतीश कुमार बैठे हुए थे और उनके पार्टी के कई नेता बैठे हुए थे, तो उसमें उन्होंने कहा कि पता नहीं आजकल क्या सब चला रहा है। मतलब मीडिया वालों पर कह रहे थे कि क्या बेकार की बातें चला रहा है, निशांत को लेकर के देखिए ना। मतलब निशांत के पॉलिटिक्स की एंट्री के बारे में जो मीडिया लिख रहा था, मैं अपने सूत्रों के हवाले से आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि उसको लेकर के खुद नीतीश कुमार ने कहा कि ये किस तरह की बात उठाई जा रही है, मीडिया गॉसिप फैला रही है। आजकल मीडिया पुख्ता खबर नहीं छापती है, कुछ भी लिख देती है, कुछ का भी वीडियो बना देती है, सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस तरह की बात इसी सेशन में, आप समझ लीजिए होली से कुछ दिन पहले वो करते हुए सुने गए। लेकिन अब जब होली के दिन तमाम लोग पहुंचे नीतीश कुमार के साथ होली खेलने के लिए, तो आप देखिए जदयू के बड़े नेता, जो कि नीतीश कुमार के सिपह सलार माने जाते हैं, विजय चौधरी, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, ये सारे लोग, तमाम लोग वहां पर मौजूद थे। और जिस तरीके से निशांत का फोटो आता है, दोनों के कंधे पर हाथ रखे हुए हैं विजय चौधरी और संजय झा, और जिस तरीके से उनके फोटो को डिस्प्ले किया गया है, और होली खत्म होने के बाद पार्टी दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाया जाता है और उसमें निशांत को धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है, और कहा जाता है कि धन्यवाद आपको, आपने पार्टी की मांग मान ली, आपने जनता की मांग को स्वीकार कर लिया, बिहार की राजनीति में एंट्री करने के लिए धन्यवाद। और इस तरह के पोस्टर पार्टी दफ्तर के बाहर लगाए जाते हैं। तो जरा आप ये सोचिए कि अगर इस तरह का पोस्टर लग रहा है तो क्या ये नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ हो रहा है? और जब विजय चौधरी से यह बात पूछा जाता है, तो कुछ दिन पहले भी विजय चौधरी क्या कहते हैं? विजय चौधरी कहते हैं कि ये नीतीश कुमार द्वारा बनाई गई पार्टी है, ये उनके बलिदान से ये पार्टी खड़ी हुई है, उनके चाम की वजह से यह पार्टी खड़ी हुई, और यह सच भी है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दूसरा कोई नेता नहीं है जो उनकी जगह ले सकता है। ठीक बात।
ऐसे में जब विजय चौधरी कहते हैं कि ये नीतीश कुमार को तय करना है कि निशांत किस भूमिका में होंगे, और दूसरी बात ये भी विजय चौधरी कहते हैं कि हमारे विपक्षी हम पे आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति के लिए फिट नहीं है, रिटायर्ड हैं, टायर्ड हैं, तरह तरह की बात करते हैं। लेकिन बताइए, शीत लहर में, मतलब ठंड के समय में उन्होंने तमाम जिलों की यात्रा की, डेवलपमेंट के काम को लेकर के उन्होंने उसका अवलोकन किया, उसको एग्जामिन किया, उसके बाद तमाम जिलों को क्या देना है उसकी घोषणा की। तो अगर वो सही में बीमार होते, कमजोर होते, लाचार होते, फिट नहीं होते, तो क्या तमाम जिलों की यात्रा करते? तो इस तरीके से विजय चौधरी डिफेंस कर रहे थे। लेकिन निशांत कुमार का इस तरीके से बाहर आना एक बात की ओर इशारा करता है कि निशांत अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। चर्चा कई तरह की है। चर्चा यह है कि जेडीयू के एक्टिंग प्रेसिडेंट है संजय झा, इसलिए फुल फ्लेजेड प्रेसिडेंट के तौर पर निशांत आ सकते हैं। अच्छा। इस तरह की बात चल रही है। दूसरी बात यह भी चल रही है कि निशांत चुनाव भी लड़ सकते हैं। और निशांत कौन सी जगह से चुनाव लड़ेंगे? तो क्या हरनौत होगा? क्योंकि हरनौत से पहले भी नीतीश कुमार चुनाव लड़ चुके हैं, तो इसलिए निशांत की एंट्री क्या चुनावी पॉलिटिक्स में भी होगी, इसकी भी चर्चा बहुत जोरों पर है। तो तमाम तरह की बातें चल रही है। पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, वो बात यह है कि जब ये सब तरह की बात चलती है तो एक आरजेडी का गुट है। आरजेडी का गुट यह फैलाता है कि दरअसल जेडीयू के ही कुछ नेता जो बीजेपी की गोद में बैठे हुए हैं वो नहीं चाहते कि निशांत की एंट्री हो। अच्छा। अब देखिए, इसमें एक पॉलिटिक्स है सौरभ, और वो समझना बहुत जरूरी है। दरअसल आरजेडी के भीतर इस तरह की बात चल रही है कि नीतीश कुमार को सीएम बीजेपी नहीं बनाएगी, और पोस्ट इलेक्शन अगर ऐसा कोई सिनेरियो बनता है तो नीतीश कुमार हमारी तरफ आ सकते हैं। इसलिए आरजेडी निशांत का विरोध नहीं कर रही है। और आरजेडी निशांत का विरोध इसलिए भी नहीं कर रही है कि अगर निशांत का एंट्री होता है तो जिस तरीके से आरजेडी को घेरा जाता है परिवारवाद के नाम पर, तो वो जेडीयू परिवारवाद के नाम पर नहीं घेर सकेगी। यही नीतीश कुमार कहते थे ना कि कुछ लोगों के 8-9 बच्चे हैं। कौन कौन लोग को पॉलिटिक्स में घुसा दिया, परिवारवादी पार्टी, तरह तरह की बात करते थे, सीधा सीधा लालू प्रसाद को एक्यूज करते थे। लेकिन अब आप देखिए, अगर इनके बेटे खुद पॉलिटिक्स में आते हैं तो क्या आरजेडी को एक्यूज कर पाएंगे? आरजेडी निश्चित तौर पर चाहेगी कि आगे जेडीयू के साथ रिश्ता अच्छा रहे, इसलिए भी आरजेडी बिल्कुल वेलकम करती है। दूसरी बड़ी बात यह है कि आरजेडी को लग रहा है कि जेडीयू को बीजेपी के तरफ जो लोग ले जा रहे हैं, निशांत के आने के बाद वो स्थिति नहीं रहेगी, थोड़ा स्थिति बदलेगी। इसलिए आरजेडी निशांत के साथ बेहतर तालमेल रखना चाहती है। तेजस्वी यादव बेहतर तालमेल रखना चाहते हैं, इसलिए निशांत का वेलकम भी कर रहे हैं और साथ साथ कटाक्ष भी कर रहे हैं कि नीतीश बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। ये चुनाव की तैयारी है, लेकिन पोस्ट इलेक्शन एक दरवाजा खुला रखना चाहते हैं कि जब कभी भी जेडीयू के पास जाने की जरूरत पड़े तो उसमें दिक्कत नहीं हो। और तीसरी बड़ी बात कि परिवारवाद का आरोप जो आरजेडी को झेलना पड़ता है वो झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि निशांत खुद आ जाएंगे तो कौन कहेगा कि भाई ये परिवार की पार्टी है। और उसमें गिनाया जाता है कि लालू यादव जब जेल जाने लगे तो पार्टी को बचाने के लिए राबड़ी देवी को उन्होंने सत्ता सौंप दी। उसके बाद साधु यादव थे, सुभाष यादव थे, मीसा भारती आई, फिर तेजस्वी यादव आए, फिर तेज प्रताप यादव आए, उसके बाद रोहिणी आचार्य आई, और तरह तरह के नाम गिनाए जाने लगते हैं। सवाल यह है कि जिस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप गंभीर रूप से लगता रहा है, मुझे लगता है निशांत के आने के बाद यह आरोप में उतना दम नहीं रह जाएगा और आरजेडी को कम से कम जेडीयू तो घेर नहीं पाएगी। और जब बीजेपी कुछ बोलने का प्रयास करेगी तो कहेगी अच्छा मेरा परिवारवाद और नीतीश कुमार जिनको आप छोड़ना नहीं चाहते हैं, विकास पुरुष बताते हैं और तरह तरह की बात करते हैं, वो अपने बेटे को पॉलिटिक्स में ला रहे हैं, तो वो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। देखिए, झारखंड के चुनाव में भी दिख गया था कि बीजेपी का परिवारवाद अब किसी मायने में दम नहीं रखता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि झारखंड के इलेक्शन में भी कई नेता, उनकी बहू चुनाव लड़ी, किसी के बेटे चुनाव लड़े, किसी का साला चुनाव लड़ा। तो इसलिए परिवारवाद का आरोप जो चस्पा होता रहता था बिहार की राजनीति में आरजेडी पर, वो आरोप नहीं लग सकेगा। इसलिए निशांत की एंट्री अगर नीतीश चाह लेंगे तो कोई गुट विरोध नहीं कर पाएगा। लेकिन बकौल आरजेडी इस बात को कहा जाता है कि नीतीश के इर्द गिर्द जो नेता बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं, जो पूरे जेडीयू को, बीजेपी को
को समर्पित करने पर आमदा हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि निशांत की एंट्री हो, क्योंकि निशांत आएंगे तो पावर ट्रांसफर उनकी तरफ होगा, और पावर ट्रांसफर उनकी तरफ होगा तो ये सारे नेता जो इंपॉर्टेंट हैं वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे। पर सवाल उठता है कि जेडीयू का जनाधार किसकी वजह से है? नीतीश कुमार की वजह से है। और निशांत के इर्द गिर्द जो लोग आपको अक्सर दिखेंगे, परिवार के लोग, उनके भीतर भारी चिंता है कि जो जेडीयू का वोट बैंक 13 से 14% है, अगर निशांत एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो उसको बचाया नहीं जा सकेगा। क्योंकि जेडीयू का आधार वोट बैंक क्या है? जेडीयू का आधार वोट बैंक कोयरी और कुर्मी है। तो आप यह समझ लीजिए कुशवाहा और कुर्मी को बचाएगा कौन? तो सबको लगता है कि निशांत आएंगे तभी बचाया जा सकेगा, क्योंकि जो सेकेंड लाइन की लीडरशिप जेडीयू की है, चाहे अशोक चौधरी हो, वो पासी समाज से आते हैं। वो कैसे बचा सकेंगे? संजय झा कैसे बचा सकेंगे? ललन सिंह कैसे बचा सकेंगे? विजय चौधरी कैसे बचा सकेंगे? ये सारे लोग अगड़ी जाति से आते हैं। इसलिए निशांत को फ्यूचर के रूप में देखा जा रहा है। जो जाति जेडीयू की सिंपैथाइजर है, जो मानती है कि सत्ता पर लगातार दबदबा जेडीयू का रहा और जिस समाज का रहा वो कुर्मी समाज का रहा, अगर जेडीयू के वोट बैंक को बचाना है तो निश्चित तौर पर नीतीश के बाद निशांत को आगे करना पड़ेगा, ताकि जेडीयू के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि नीतीश रिटायर्ड हो चुके हैं, नीतीश टायर्ड हो चुके हैं, नीतीश मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, नीतीश कुछ भी बोल देते हैं, उनके पास वही घिसा पिटा, पहले कुछ नहीं था अब क्या है, ये है वो है, जो तरह तरह की बात बोलते हैं। अब तो आरजेडी के लोग वो क्या स्पीच में बोलेंगे, वो पहले ही ट्विटर पे, एक्स पे लिख करके बता देते हैं कि पहले कुछ था जी, 2005 से पहले कुछ होता था, इस तरह की बात लिख दे रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं। तो दरअसल जो जेडीयू के समर्थक हैं, जो जेडीयू के सिंपैथाइजर हैं, उनका मनोबल गिरा हुआ है, और उनके मनोबल को कैसे ऊंचा रखा जाए, कैसे ठीक रखा जाए, कैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक उम्मीद का समा बांधा जाए, कैसे जेडीयू के प्रति उनकी वफादारी कायम रहे और जेडीयू पार्टी बच सके, सत्ता के संतुलन को अपने पक्ष में रख सके। इसलिए निशांत के रूप में पहले भविष्य दिखाया गया कि जेडीयू का भविष्य अंधकार में नहीं है, जेडीयू का भविष्य सुरक्षित है। अब उसी के आड़ में आप देख सकते हैं कि निशांत बाहर दिखने लगे हैं, पॉलिटिक्स पर बात करने लगे हैं। कभी अध्यात्म में रुचि रखने वाले निशांत खुलेआम कहते हैं उनके पिताजी ने बेहतरीन काम किया, उनको वोट दिया जाना चाहिए, उनकी सरकार बननी चाहिए। और उसके बाद जब उनसे पूछा जाता आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, तो इस पर वो कोई जवाब नहीं देते। पर उनकी सारी हरकत ये बताती है कि अब पिता भी तैयार हो चुके हैं। निशांत के इर्द गिर्द जितने परिवार के लोग हैं वो चाहते हैं कि पिता की विरासत निशांत संभालें, ताकि सत्ता पर अधिकार बना रहे, वो वोट बैंक इंटैक्ट रहे, और वो जो समाज जो जेडीयू का सिंपैथाइजर है उसकी भी इच्छा है कि सत्ता पर लगातार नीतीश कुमार का 20 साल से बने रहना, और उसके बाद अगर कोई विरासत संभाले तो निशांत आगे आएंगे, तो वो वोट बैंक भी जुड़ा रहेगा, जेडीयू की पॉलिटिक्स भी बची रहेगी। इसलिए वो परिवार के लोग जो निशांत के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनकी ये इच्छा रही है। दबी इच्छा अगर किसी की होगी भी, तो मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार की इच्छा के सामने वो किसी भी तरीके से बाहर आ सकेगी। पर आरजेडी में एक गुट मानता है कि निश्चित तौर पर एक बीजेपी का गुट, एक जेडीयू का ऐसा गुट है जो बीजेपी के आगे समर्पित है, घुटने टेके हुए है, जेडीयू को पूरे तरीके से बीजेपी में मर्ज कर देना चाहता है, वो गुट निशांत का विरोध कर रहा है। ये इस तरह की बात आरजेडी वाले फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, आपने पूरी कहानी बता दी, निशांत कुमार के आगे पीछे क्या चल रहा है, कौन समर्थन में कौन विरोध में, कैसे नीतीश कुमार ने ही पूरा ये व्यू रचा है, कैसे उनके बेटे की लॉन्चिंग होगी। पर मुझे लगता है बिहार के लोग जानना चाहेंगे कि आखिर लॉन्चिंग टलेगी कब तक, ऑफिशियल लॉन्चिंग होगी कब, तारीख क्या होगी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन नजदीक आ रहे हैं, और दिन नजदीक आ रहे हैं तो उनका जो एक्सपोजर पब्लिक में है वो बढ़ता जा रहा है। और इस तरीके से एक्सपोजर कभी पहले होता नहीं था। वो दिन कभी भी आ सकता है, वो दिन बहुत पास है, इस बात को आप जान लीजिए। वो दिन कभी भी आ सकता है। वो हो सकता है संगठन में बड़े पद पर दिखें, वो मैंने आपको बताया कि चर्चा है कि वो फुल फ्लेजेड अध्यक्ष भी बन सकते हैं, या संभव है कि वो महासचिव के पद पर भी रहें और चुनाव भी लड़े। चुनाव लड़ने से ये होगा कि ये बताया जा सकता है कि देखिए भाई, नीतीश कुमार के बेटे अब चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत करके आते हैं, तो सत्ता
पे काबिज होने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। आप देखिए ना, रामविलास वो भी कहने को हो जाता है कि जनता ने जिताया है, जनता ने फैसला किया है, इस तरीके से बात सामने रखी जा सकती है। तो पोस्ट पोल सिनेरियो क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन आप कभी भी निशांत को एक्टिव पॉलिटिक्स में आप पाएंगे। बिल्कुल पाएंगे, और जब पाएंगे तो आप तक बात पहुंचाएंगे और उसके इर्द गिर्द क्या कहानी वो बताएंगे। मगर फिलहाल लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है बिहार की राजनीति में। अभी मुंगेर में देख लीजिए 2 दिन में 3 लोगों की मौत हुई है, और सबसे बड़ा मामला बना हुआ है ASI संतोष कुमार सिंह की हत्या। इसको लेकर विधानसभा में भी हंगामा मचा हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिहार में मसला रहता है, और अब फिर से एक बार उभर के आया है, विधानसभा में हंगामा हो रहा है, RJD सड़क पर घेर रही है। आपको नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि आप जंगल राज की बात करते हैं, अभी क्या है, अभी ये जंगल राज नहीं चल रहा है। देखिए, RJD के लोग कहते हैं ये मंगल राज में क्या हो रहा है। अगर वो जंगल राज था तो ये क्या मंगल राज है। दरअसल मैं RJD के जो नेता हैं वो जो बात कह रहे हैं उससे मैं बहुत हद तक सहमत भी हूं। आखिरकार पहले जो कुछ भी होता रहा होगा, ठीक है, पहले हुआ है तो जनता ने लालू यादव को सजा तो दी, बिल्कुल, आपको इसलिए चुना, उनको सत्ता से निकाल तो दिया। आपको लोगों ने क्यों चुना? आपको लोगों ने इसलिए चुना ताकि आप बेहतरीन प्रशासन देंगे, लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। भाई आपने ऐसा किया भी, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2005 से 2012-13 तक आपकी स्थिति उस तरीके से रही, और इसी का परिणाम रहा कि 2005 से 10 के बीच में आपका एडमिनिस्ट्रेशन इतना पुख्ता और मजबूत था कि 2010 में लोगों ने प्रचंड बहुमत दिया और RJD महज 22 सीट पर सिमट के रह गई थी। तो अब आप समझिए कि अगर लोग लालू प्रसाद को हटा सकते हैं, जो कि इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे, तो लोग आपको क्यों नहीं हटा सकते हैं? और फिर विपक्ष जो बात कह रही है कि तब जंगल राज था तो अभी क्या मंगल राज है। आज तो विधान परिषद में राबड़ी देवी काफी एग्रेसिव दिखे, आक्रामक दिखे, और उन्होंने एक आंकड़ा भी पेश किया। उन्होंने कहा 2 दिन में 22 लोगों की हत्या हुई है। क्या यह मंगल राज है? अगर दरोगा सुरक्षित नहीं है, पुलिस सुरक्षित नहीं है, उसका इकबाल खत्म है, वो जाता है, जनता मारती है, अपराधी मारते हैं, तो क्या कहा जाए कि अभी मंगल राज है? लेकिन सवाल ये होता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो अपनी गलती को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते। उनके पास हमेशा एक जवाब तैयार रहता है, और जवाब क्या तैयार रहता है? अगर वो लॉ एंड ऑर्डर पर बात करते हैं तो लालू प्रसाद या RJD को जंगल राज की याद दिलाई जाती है। अब देखिए, जीतन राम मांझी कूद पड़ते हैं। जीतन राम मांझी क्या कहते हैं कि अरे भाई, तेज प्रताप यादव होली में कैसे कह रहे थे किसी को कि नाचो, अगर नहीं नाचोगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। अब तेज प्रताप यादव इस तरह की बात करते हैं, लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी एक बात कही है कि बुरा ना मानो होली। तो कहने का उनका तरीका जो भी हो, पर तेज प्रताप अपने तरीके के लिए जाने जाते हैं। पर सवाल यह है कि एक गलत चीज को दूसरे गलत चीज के सामने रख करके कैसे दबाया जा सकता है? वो भी गलत था, ये भी गलत है। और जब जब लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा तब भी सवाल उठाया जाता था, अब भी सवाल उठाया जाएगा। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि अगर 2 दिन के अंदर 22 लोगों की हत्या होती है, जैसा कि राबड़ी देवी जो बड़ी नेता है RJD की, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर वो इस तरह की बात रख रही हैं और सदन का बॉयकॉट RJD करती है, तो इस बात का जवाब सिर्फ ये कह करके तो नहीं दिया जा सकता है कि पहले क्या स्थिति थी। जीतन राम मांझी ये भी कह देते हैं कि अरे इनके पिता ने तो एक IAS ऑफिसर से ये कहा था कि ये काम करो, नहीं तो उल्टा लटका देंगे। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी बात अगर उन्होंने कही भी थी तो उन्होंने कही थी तो गलत कहा था, और गलत कहा था तो जनता ने जवाब दे दिया। लालू प्रसाद सत्ता में आ कहां पाए हैं 2005 से, और बीच में 1-2 बार आए भी हैं तो नीतीश कुमार के साथ आए हैं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, वो तो समर्थक दल थे ना, घटक दल थे। तो सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर जिसको लेकर के आप अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं, अगर आपके शासन में लॉ एंड ऑर्डर का इस तरीके से मजाक उड़ता है, पुलिस वाले मारे जाते हैं, ASI की जान चली जाती है, और दरोगा को पीटा जाता है, और लोगों की हत्या होती है, और होली के अवसर पर इस तरह की बात होती है, तो गंभीर सवाल तो है। और यह सवाल हर उस शासन पर उठेगा जो शासन सत्ता में होगा। तो सवाल यह है कि जो बात RJD उठा रही है इस मसले को लेकर के, मैं बिल्कुल मानता हूं कि
ये जेडीयू के लिए या एनडीए के लिए कभी भी अच्छा नहीं है। वैसे एनडीए के नेता कह रहे हैं कि अपराधी पाताल में भी होंगे, उन्हें निकाल लिया जाएगा। ये सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ये अच्छी लगती हैं। पाताल में है, निकाल लीजिएगा, लेकिन अपराध होने से पहले ही रोक लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा जनता सुरक्षित महसूस करेगी। हत्या हो रहा है, तनिष्क के शोरूम को लूटा जा रहा है। आप भले ही अपराधियों को पकड़ ले रहे हैं, लेकिन क्राइम तो हो रहा है ना। और क्राइम हो क्यों रहा है? अपराधियों का मनोबल इतना कैसे बढ़ गया है कि वो दरोगा की हत्या कर दे रहे हैं। आखिरकार क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? क्या शासन का इकबाल खत्म हो गया है? ये क्या हो रहा है? आप सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप सिर्फ ये बताने में लगे हुए हैं कि हम ये जातीय समीकरण तैयार कर लिए, हम जीत जाएंगे, हमारी सत्ता आ जाएगी, फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन उस शासन का क्या जहां अपराध नियंत्रित ना हो? इसलिए बड़े बोल मत बोलिए साहब, ये जनता है। ये जनता अगर आपको बड़ा बनाती है तो छोटा करने में भी देर नहीं लगाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद को भी ये गलतफहमी थी कि वो इनविंसिबल है। लेकिन याद करिए 2005 के बाद दोबारा वो सत्ता का स्वाद चख नहीं पाए। अब तो वो मुझे लगता है अपने उम्र की भी अंतिम पारी खेल रहे हैं, बीमार भी रहते हैं, जबकि वो सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उन्होंने तमाम रिकॉर्ड को तोड़ा। और वो जिस तरीके से उन्होंने राज किया, निश्चित तौर पर अगर लोकप्रियता की कसौटी पर उनको परखा जाएगा तो वो किसी से कम लोकप्रिय नेता आज भी नहीं है। लेकिन सत्ता में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है जो मानता है कि लालू प्रसाद के आते ही सत्ता जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो जाएगा। पर लालू का भय दिखा करके अगर आपके राज में भी ऐसा होगा तो जनता कुछ और सोच सकती है। ये बात सच है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बड़ा मसला है जिसकी चर्चा सदन में भी हो रही है, और जिस तरीके से सदन में हो रही है, लाख सफाई जेडीयू के नेता दे दें, बीजेपी के नेता बोल दें, पर यह चुनौती बड़ी है। और जो सबसे बड़ी बात की जो एनडीए कहती थी लोगों के सामने कि हम क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, अपराध मुक्त शासन देंगे, वो फिलहाल दिखाई नहीं पड़ता है। लोग त्राहिमाम में हैं, लोग इस उम्मीद में हैं कि बेहतर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार पहले बेहतर करके दिखा चुके हैं। पर अब स्थिति बेहतर वाली नहीं है, अब स्थिति बदतर होती जा रही है, इसलिए सवाल भी उठ रहे हैं। बिल्कुल, जो आइडिया बेचकर कि भाई लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज, तमाम सवाल आपने खड़े किए और सरकार में लगातार काबिज हैं, तो अगर आपसे गलती होगी, आपके राज में गलती होगी, तो जनता सवाल तो उठाएगी ही। और विपक्ष के पास भी लाजमी ये मुद्दा है, तो वो भी उठा रहा है। तो आज कुल मिलाकर राग बिहारी में बात इतनी ही। आपका इस पूरे मसले पर क्या सोचना है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।